टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग इरुटेरिया का बिहार दरोगा का जो ये प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और कल के वीडियो में हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट को 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग दूसरा ये प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी करने का, पूरा डिस्कशन करने का, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। सवाल पहला ये है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक कारक हैं केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, केवल उपघटनकर्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये आपको तो पता है कि अगर कोई एक पारिस्थितिक तंत्र है तो उसमें तीनों चीज़ होता है, उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है, अपघटनकर्ता होता है, जिसको जैसे कि सड़ने और गलाने का जो काम आता है, गलाने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो अपघटनकर्ता करता है, जिसको आप बैक्टीरिया और ये सब कह सकते हैं। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला, तो कांडला किसके लिए है? तो ये कांडला आपका प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण के लिए। कांडला अगर आप मैप में देखिएगा तो ये गुजरात है, तो गुजरात में एक वो है बंदरगाह है, तो वहाँ से निर्यात किया जाता है, तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है ज़्यादा गुजरात में कांडला। तो ये कहता है कि भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ को महत्ता को स्वीकार किया था। और कांडला गुजरात में है वो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1965 में बनाया गया था निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। ये एशिया का पहला है। किसका है? एशिया का पहला है। तो ये न्यूज में भी है कांडला इसके बारे में, इसलिए आप याद रखिएगा कि कांडला कहाँ है? गुजरात में है, एशिया का पहला है, 1965 में बनाया गया था निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक है। कहता है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है आपका? ये तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। अगर और कुछ आपको बता दे तो कहता है कि अगर आप हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं तो उत्तरी अमेरिका में क्या है? तो उत्तरी अमेरिका में माउंट मैंकिले है। क्या है? मैंकिले, माउंट मैंकिले है। और अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात कर ले तो दक्षिणी अमेरिका में क्या है? ओजस डेल सलादो। क्या है? ओजस डेल सलादो है। ठीक है। और एक मिनट रुकेगा। हाँ, तो हम लोग उत्तरी अमेरिका में क्या देखें? उत्तरी अमेरिका में माउंट मैंकिनले है और दक्षिणी अमेरिका में क्या है? ओजस डेल सलादो है। और अगर और एक यूरोप में है, यूरोप में कौन सा है? यूरोप में आपका है एल्ब्रूस है। क्या है? यूरोप में एल्ब्रूस है। तो याद रखिएगा अफ्रीका में क्या है? किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैंकिनले है। दक्षिणी अमेरिका में ओजस डेल सलादो है। यूरोप में कौन है? एल्ब्रूस है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान कीजिए। कहता है भारत में लगभग इसका 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में है। प्रमुख खदानें नोआमुखड़ी, बैलाडीला, कुंद्रेमुख, बल्लारी क्षेत्र जैसे में है। कहता खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में, तो ये किसकी बारे में बात कर रहा है? तो ये लौह अयस्क की बात कर रहा है। ठीक है। तो लौह अयस्क का जो 95% जो है भंडार कहाँ है? उड़ीसा में है। और झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में, मतलब सबसे ज़्यादा उड़ीसा में आपका लौह अयस्क। और इसके प्रमुख खदान क्या है लौह अयस्क का? नोआमुंडी, बैलाडीला, कुंद्रेमुख, बल्लारी, ये सब चीज़ें। ठीक है। अगर हम लौह अयस्क की बात कर लेते हैं तो लौह अयस्क 2 प्रकार का होता है। ठीक है। एक क्या होता है? एक हेमेटाइट कहा जाता है, इसको हेमेटाइट कहा जाता है। और एक का नाम है कि मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट है। ठीक है। तो हेमेटाइट है ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हेमेटाइट। और मैग्नेटाइट है ये तुलनात्मक कम पाया जाता है। तुलनात्मक क्या है? कम पाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हेमेटाइट क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। और अगर हम हेमेटाइट की बात कर ले तो हेमेटाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा अगर मिलता है तो ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर झारखंड है। हेमेटाइट कहाँ? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हेमेटाइट बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर मैग्नेटाइट की बात कर दे तो मैग्नेटाइट सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में मिलता है। तो ये कम से कम एकक जो है वो याद रखिएगा, सर्वाधिक वाला।
तो आप ये याद रखिए कि ये अगर लॉयस की बात कर रहा है, लॉयस हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में है और प्रमुख में देख लें तो उड़ीसा हो जाएगा। अगर मैग्नेटाइट की बात कर दे तो ये तुलनात्मक में कम पाया जाता है और सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो कहाँ, कर्नाटक में पाया जाता है। इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा के उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? तो अगर ये कहीं ना कहीं ये बिहार की बात कर रहा है, तो अगर हम बिहार की मैप में ऐसे अगर हम बना देते हैं तो कहता है कि ये गंगा नदी है, तो ये उत्तर से कौन आता है? तो कोसी उत्तर से आता है, बूढ़ी गंडक के ऊपर उत्तर से आता है। ठीक है, ये तो ये बी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर और हम आपको बता दें तो ये देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, घाघरा है। अब हम ये 1 मिनट ये दो को हटाते हैं। अब हम ये जो मैप बना दिए, अब इसमें देखिए कौन कौन का है, हम बता रहे हैं। ये क्या है ना, ये घाघरा हो गया। ठीक है, घाघरा के बाद फिर आता है आपका ये गंडक हो गया। गंडक के बाद ये क्या हो गया? ये बूढ़ी गंडक हो गया। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बाद ये बागमती है, फिर यहाँ से कमला है और ये कोसी है। कोसी का बाद कौन हो गया? महानंदा हो गया। तो ये समझ गए, ये ऊपर का बात था। फिर नीचे से क्या है? तो नीचे से आपका कर्मनाशा है, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलता है, कर्मनाशा हो गया। फिर कर्मनाशा के बाद सोन नदी है, सोन नदी के बाद पुनपुन है, पुनपुन के बाद निरंजना नदी भी है, और उसके बाद फिर और एक दो और नदी है जो कि क्यूल नदी है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप इसे क्या समझे कि कोसी और बूढ़ी गंडक नदी है जो कि उत्तर की ओर से आके मिलता है। आगे सवाल देखते हैं। मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? तो मौसम और उसकी बनावट परिवर्तन का कारण है पृथ्वी के अक्ष का, इसके अक्ष के कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री, आपको पता होगा, इसी के कारण मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री झुका होने के कारण ही होता है। और अगर ये झुकाव के कारण और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि महाद्वीपीय अपसरण होता है, ज्वालामुखी का भी कारण एक होता है, समुद्री लहरें होती है, पृथ्वी का झुकाव होता है। ठीक है, आगे देखिए। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर हम किसके साथ सीमा साझा करते हैं तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन में 2 को दिख गया, तो पहले ही आपका होगा कि ए और डी नहीं होगा। तो इसे बनाने का तरीका ऐसा ही होता है कि जो आपको एक पॉइंट पकड़ गया, तो आप देखिए आंसर ढूंढना तो ठीक है, ये ढूंढना सही बात है, लेकिन आंसर को जो नहीं है उसको हटाना भी बहुत सही चीज़ होता है। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में है, अगर आपको 2 ऐसे ही पता चल गया कि भाई सबसे हमको पता है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, तो ये 2 ऑप्शन हो सकता है, बाकी आपका ये और ये कट गया। जब ये दोनों कट गया तो आप अब ये 2 में हम लोग देखने वाले हैं। अब आपको बताता है कि किसके साथ क्या है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? बांग्लादेश के साथ है। तो बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096 किलोमीटर है, आपको ये पता होगा। उसके बाद बांग्लादेश के बाद कौन आता है? चीन आता है। तो चीन दोनों में है। चीन के साथ कितना है? तो 3488 किलोमीटर है, ये इसकी लंबाई है। और उसके बाद चीन का आता है पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की लंबाई कितनी है? 3323 है। पाकिस्तान कितना है? 3323 है। और नेपाल की कितनी लंबाई है? तो 1751 है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर? आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर आप बता दें, एक लाइन में आपको लिख देते हैं। तो सबसे पहला कौन है? बांग्लादेश है। सबसे कौन है? बांग्लादेश हो गया। उसके बाद कौन है? चीन है। चीन के बाद कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद कौन है? नेपाल है। नेपाल के बाद कौन है? म्यांमार है। हम मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, हम बहुत शॉर्टकट में तेज़ी के कारण जैसे तैसे लिख देते हैं। भूटान है। उसके बाद कौन है? अफ़गानिस्तान है। सबसे कौन है? लास्ट में कौन है? अफ़गानिस्तान है, जो कि लगभग 106 किलोमीटर है इसकी। और ये कितना है? 4096 इसका है। तो इसका कितना? 3488 है। पाकिस्तान का 3323 है। नेपाल का 1751 है। म्यांमार का 1643 है। और भूटान का कितना है? 699 है। तो ये याद रखिएगा। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नंगल जो है, तो इससे कौन सा जो जल प्राप्त करता है? तो आपका जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये करता है। कौन करता है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आप कोई भी जैसे ही कोई स्टेट का नाम आता है, आप उसका मैप सबसे पहले माइंड में बनाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मैप कहाँ पे क्या बात क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए क्या बोल रहा है? हरियाणा। हरियाणा कहाँ पे आपको पता है ना? हरियाणा को कहाँ पे है? तो हरियाणा यहाँ पे आपका इस तरीके से हरियाणा हो गया। फिर आपका पंजाब है, तो हरियाणा के ऊपर में ही पंजाब है। और नीचे में क्या है? ये बड़ा सा राजस्थान है। तो ये भाखड़ा नंगल जो है, ये तीनों पे है। ये नदी, ये किस नदी पे है? तो ये भाखड़ा नंगल जो परियोजना, ये सतलज नदी पे है। किसे? सतलज नदी पे है। और सतलज नदी कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है, और ये नीचे की ओर से जाता है, मतलब ऐसे करके जाता है। तो ये तीनों इधर भी आपको पानी मिल जाता है, और ये तो ये हरियाणा में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में मिल जाता है। ये तीनों का है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो भाखड़ा नंगल की कितने? तो 740 किलोमीटर, इसकी 740 फीट है।
740 फीट इसकी वो है लंबाई है, और इस पर बिजली उत्पादन भी हो जाता है। ऊंचाई है 740 फीट ऊंचाई है इसका। चलिए आगे देखिए, फिजी द्वीप समूह अवस्थित है। फिजी द्वीप समूह कहाँ है? तो ये क्या है, प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा है। ठीक है, अगर हिंद महासागर की बात करें तो ये कितने नंबर का? तीसरा नंबर का सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा नंबर में 3rd नंबर पे आता है ये हिंद महासागर। ठीक है, और ये आगे देखिए, कोरोमंडल तट का विस्तार है। इस सबको डिलीट करने दीजिए थोड़ा। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है? तो कुमारी अंतर्द्वीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। कोरोमंडल तट अगर हम बनाए नीचे ऐसा है, तो अगर हम इसको पूरा आपको हम डायग्राम में बता दें तो किधर किधर कौन तट है वो आपको बताते हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, याद कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, अगर ये ऐसे बनाते हैं तो ये आपका काठियावाड़ तट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ तक कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्या है, काठियावाड़ तट है। ठीक है, उसके बाद काठियावाड़ कोंकण सह्याद्री, यहाँ पे है कोंकण सह्याद्री हो गया। उसके बाद क्या होता है, किन्नारी या कन्नड़ तट होता है। किन्नारी या कन्नड़ कर्नाटका में हो गया। उसके बाद आता है मालाबार, केरल में क्या है, मालाबार तट है। केरल में मालाबार तट हो रहा है, यहाँ पे मालाबार हो गया। इधर से जो आपका आता है यही है कोरोमंडल तट है। क्या ये कोरोमंडल तट इधर हो गया। कोरोमंडल तट के बाद फिर क्या आता है, उत्तरी सरकार तट होता है। और उसके बाद क्या है, उत्कल तट है। फिर उत्कल तट आ जाता है। तो ठीक है, तो ये हम कोरोमंडल कुमारी अंतरिक्ष से यहाँ तक जाता है, आपको बता दिए। कुमारी अंतरिक्ष से आपका कृष्णा नदी डेल्टा तक है, कोरोमंडल तट हो गया। और ये यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। तो जो ये कोरोमंडल जो तट है किसके द्वारा चोल राजवंश के द्वारा, ये याद रखिएगा, चोल राजवंश के द्वारा ये शासित रहा है, कोरोमंडल तट रहा है। ठीक है, और ये पुर्तगाली के द्वारा नाम रखा गया। अगर नाम किसके द्वारा रखा गया तो आप याद रखिए, पुर्तगालियों के द्वारा इसका नामकरण किया गया। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है? तो शिव समुद्र किस नदी पे है? तो कावेरी नदी के तट पे है। कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात ये है। ठीक है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। और ये एशिया की पहली पन बिजली परियोजना था। ये शिव समुद्र जलप्रपात है, इस पर 1905 में एशिया की पहली है, क्या है, एशिया की पहली पन बिजली परियोजना था। मतलब पानी से बिजली बनाने वाला पहला जो परियोजना किस पे बनाया गया था? शिव समुद्रम पे बनाया गया था 1905 में, कावेरी नदी के तट पे। सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? ये आगरा में है। सूर्य सरोवर पश्चिम विज्ञान कहाँ है? ये आगरा में है। कहता है स्लेटाइट और स्लेग्लेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है तो भूमिगत जल के द्वारा बनाई जाती है। और इसमें अगर ऐसा होता है ना कि पानी के भूमि के नीचे आता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब जब ये दोनों मिल जाता है तो इसी को कांदरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंदारा या कांदरा ऐसे ही कहा जाता है इसको। ये स्टेलेटाइट है, स्टेलेमाइट है, जब दोनों मिल जाता है तो कांदरा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोचिए, कुछ चीज़ों से मिलाइए तो किसका क्या है। तो आपको ये कोलार KGF मूवी देखे होंगे, तो कोलार क्या है? सोना। C3 का 1 देखिए, 3 का 1 पहला ही आंसर मिल गया आपको। तो यहाँ पे हो गया कोलार सोना हो गया। काला हंडी काची के लिए? तो काला हंडी आपका है बॉक्साइट के लिए काला हंडी हो गया। ठीक है, ज्वार में क्या है, कहते जस्ता और शीशा ज्वार में हो गया। 2 का 4 हो गया। अब मोसाबनी में क्या है? मोसाबनी में आपका तांबा है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल की भूमि राजस्व दर क्या थी? तो गुप्त काल की भूमि राजस्व कितना था? तो ये 1/6 भाग था गुप्त काल की। ठीक है, 6ठा भाग लेते थे ये लोग। और इसमें अगर कुछ और जो था कि जो टैक्स जो जिसको कहते हैं टैक्स या कर जो थे, कुछ और जो गुप्त काल में जो फेमस था उसका नाम क्या था? तो एक उपरिक एक था, एक हिरण्य कहता है हिरण्य था, और भोग भी था और भाग भी था। ये टैक्स का नाम है। तो ये लोग पूछ लेता है कि ये टैक्स किसके काल में था? तो गुप्त काल में क्या था? उपरिक था, हिरण्यक था, भोग था और भाग था। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब खुदाई का कहा था? तो ये किसने कहा था? तो बलबन ने कहा था। किसने कहा था? तो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि, नायाब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि भी कहा था। ईश्वर का प्रतिनिधि भी ये कहा था। और
रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति भी कौन लाया था? रक्त और लौह नीति कौन लाया था? तो ये आपका ये बलबन नहीं, रक्त और लौह की नीति लाया था। नवरोज का त्यौहार मनाता था। सिजदा और पैबोस प्रथा को लागू किया था। कैसे कहा था? एक तो नवरोज का त्यौहार, नवरोज त्यौहार भी लाया था बल ये, फिर सिजदा, सिजदा और पैबोस, ये सब त्यौहार मनाने वाला कौन था? तो ये सब मनाने था बलबन था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ बनाया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया था। ये तो आपको पता होगा, मुंगेर लेके गया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। यहाँ पे तोप और बंदूक का कारखाना भी बनाया था। सेना का पुनर्गठन भी यहाँ पे किया था, मुंगेर में ले जाके सेना का पुनर्गठन भी किया था। तो कहता है कि जो पहले बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र था। और मीर जाफ़र को 1760 में हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बनाया वहाँ पे। मीर जाफ़र पहले से था, इसको हटाया 1760 में और मीर कासिम को बनाया। और जब मीर कासिम वहाँ पे तो आया तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर या मुगदलपुर भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता? मुगदलपुर भी कहा जाता था। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है। फिर कहता है कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया था। तो अगर हम बंगाल की बात कर ले, तो बंगाल को जो बनाया था कौन? मुर्शिद कुली खान जो था। ये जो अगर इसकी बात कर लें तो ये मुर्शिद कुली खान था। यही है जो अंग्रेज़ों से अपना जो मुग़ल का था और उससे अलग होकर अपना अंग्रेज़ों से अलग होकर ये बनाया था, अपना राज्य बनाया था ये। तो ये जब बनाया था तो पहले ये ढाका लेके गया राजधानी को। ढाका से कौन आया? ढाका से मुर्शिदाबाद आया और मुर्शिदाबाद से फिर कहाँ गया? मुंगेर आ गया। तो ये 3 गो था, वो याद रखिएगा। विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ? कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन अर्थात जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। नहीं भाई, ये कैसे? जलियांवाला बाग हुआ है 19 मार्च 1919 को हुआ है। सॉरी 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। और ये जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ है। तो ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो यही नहीं हुआ, गलत तो आपका यही हो गया। बाकी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हुआ था। चौरा चौरी कांड हुआ था। क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड जो हुआ था उसके कारण बंद हो गया था। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ठीक है, ये बात सही है। आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी बात सही है। ठीक है, ये जो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। ठीक है, आगे देखिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बात सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी भाषा में है। नहीं, खरोष्ठी नहीं है, ब्राह्मी लिपि में। किसमें है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और भाषा, ये लिपि कौन सा है? ब्राह्मी था। और अगर भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। हाँ, ये 13वें में किया। किसमें किया है? 13वें शिलालेख में किया था। अभिलेख में इसका वर्णन किया है। ठीक है, 13वें शिलालेख में। आगे तो कौन सा? ये 1 और 3। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। तो फर्स्ट कौन थे? विनोबा भावे थे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे। और थर्ड कौन थे? ये ब्रह्मदत्त थे। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत किया गया था। और महाराष्ट्र के कहाँ से शुरुआत किया था? तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। नवपाषाण काल में औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। नवपाषाण काल की बात कर रहा है, तो नवपाषाण काल में हाँ किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग करके अनाज को पीसने के लिए कार्य किया जाता था। तो ये भी बात सही है। तो दोनों का दोनों ये चीज़ आपका सही है। जो नवपाषाण काल है वो लगभग 950 ईस्वी पूर्व में, ये नवपाषाण काल कब हुआ था? तो 950 ईसा पूर्व में शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे पत्थर के भी औजार मिले हैं, कुछ कुछ हड्डी का भी औजार मिला है इसमें। ठीक है, और ये धार दिया जाता था और पीसने के लिए सब चीज़ें किया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था?
1919 का जो खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो ये बम्बई में किया गया था। तो खिलाफत समिति जो, अगर पहली बात तो खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, अगर इसके बारे में बताएं तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें तुर्की की हार हो गई थी, और ये अफवाह फैलने लगा था कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता जो खलीफा थे वो एक बहुत सख्त उन पे मतलब कि शांति संधि थोपी जाएगी। और इसी कारण ये लोग 1919 में, मार्च 1919 में, कब किया गया था, मार्च 1919 में बम्बई में इसका समिति का गठन किया गया था। अब सूफी संतों और सिलसिलाओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही है वो देखिए। तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे चिश्ती संप्रदाय के, ए का तीन, चलिए बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, बहराउद्दीन जकारिया जो थे, बहराउद्दीन जकारिया कैसे के थे, सुहरावर्दी थे। बहराउद्दीन जकारिया कहाँ से, सुहरावर्दी के थे। मियाँ मीर जो थे वो क्या थे, कांदरी के थे, मियाँ मीर कांदरी हो जाएगा। और अहमद सरहिंदी नक्सवादी थे, अहमद सरहिंदी नक्सवादी थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, है रॉबर्ट क्लाइव थोड़े थे जी, रॉबर्ट क्लाइव थोड़े थे बंगाल के प्रथम गवर्नर, वो तो प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे ना, गवर्नर जनरल की बात हो रहा है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के कौन थे, तो विलियम बेंटिंक थे, बात सही है। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे, ये भी बात सही है। सी राजगोपालाचारी पर थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी बात सही है, सब सही है। तो यहाँ पे जब बात हो रहा है, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब ये सरकार बनाई गई तो कहता है कि फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल में तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, और इसी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई थी। तो किसको की गई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई थी वो गवर्नर जनरल। और जब 1833 के चार्टर एक्ट आया था तो उसमें जो कब हुआ था, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था तो उसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर उसके बाद ये जब 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में ये वायसराय बनाए गए थे। सूची मिलाइए, सूची एक और सूची दो से मिलाइए भैया। तो भारत का लौह पुरुष कौन है, तो वल्लभ भाई पटेल थे, लौह पुरुष थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हो गए। फिर कहता है कि सीमांत गांधी कौन हो गए, तो सीमांत गांधी आपको हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। और महामना कौन हो गए, तो महामना हो गए आपके मदन मोहन मालवीय हो गए। इसको मिला लीजिए, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4 है। ग्रैंड ओल्ड मैन बी का 3, बी का 3, बी का 3 यहाँ पे हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम सजाइए। अब कौन सा कब हुआ है वो आप समझा करना है। अमृतसर की संधि कब हुई थी, अमृतसर की संधि जब आपकी हुई थी, अमृतसर जब हुआ था, पंजाब पे जो आक्रमण किया था तब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। बसीन की संधि कब हुई है, तो बसीन की संधि हुई 1802 में हुआ है, बसीन की संधि हो गई है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। और सालाबाई की संधि कब हुआ था, तो सालाबाई की संधि हुआ था आपका सालाबाई 1782 ईस्वी में हुआ था। अब इसको मिला लीजिए, क्या आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आंसर आ रहा है। तो याद रखिएगा, अमृतसर की संधि कब हुई है, 1809 में। अमृतसर कब हुआ है, 1809 में। बसीन कब हुआ है, 1802 में, बसीन की संधि 1802 में हुआ है। श्रीरंगपट्टनम कब हुआ है, तो 1792 में। सालाबाई कब हुआ है, 1782 में। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच में योम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो योम किप्पुर लड़ा गया था कि अक्टूबर 1973 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, अक्टूबर 1973 में लड़ा गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा क्या पूछ रहा है, आप याद रखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो प्रभावी राजस्व घाटा रहने का अनुमान है 0.3% है। तो प्रभावी राजस्व इतना होने वाला है, ठीक है, 0.3 रहने का अनुमान है। फिर कहता है कि अगर हम प्राथमिक घाटा की बात कर ले, कैसे की बात करें, प्राथमिक घाटा की बात कर ले, तो प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान था, तो 0.8 प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। फिर अगर हम प्राथमिक घाटा 1.5 कैसे का था, तो राजस्व घाटा, अगर सिर्फ राजस्व घाटा की बात करें, ये आपका देखिए प्राथमिक है, ये राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा 1.5 होगा। बाकी अगर राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा आपका 4.4 है, ठीक है। आगे देखते हैं, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमले में यूक्रेन ने इसका नाम क्या दिया है, तो यूक्रेन का जो हमला था उसका नाम क्या है, स्पाइडर वेव नाम है। क्या नाम है उसका, स्पाइडर वेव नाम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम के हराकर अपने नाम किया है, तो ये किंग 11 पंजाब को हराया था। ये किसको हराया था, कि किंग 11 पंजाब को हराया है इस बार। 1 मिनट,
तो किंग इलेवन पंजाब को कितने रन से, 6 रन से हराया था। कितने रन से हराया था, 6 रन से हराया किंग इलेवन पंजाब को, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, तो फाइनल जो मैच हुआ था अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पे हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ था। पहला संस्करण, अगर आईपीएल की बात कर लेते, ये कौन सावां संस्करण था, तो ये 18वां संस्करण था। कितना था, 18वें नंबर का था ये आईपीएल। और बाकी अगर विजेता ये जब जीता है इसको, तो इसको कितना मिला, तो 20 करोड़ रुपया इसको मिला है, और इसको 12.5 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला है, 12.5 करोड़ रुपया, 12.5 करोड़ रुपया इसको मिला है। बाकी ऑरेंज कैप किसको मिला वो याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट वो है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप मिला है आपको साई सुदर्शन को, साई सुदर्शन को मिला है ऑरेंज कप, साई सुदर्शन को मिला है। और फिर होता है पर्पल कप, जो होता है जो बॉलर होता है, तो पर्पल कप किसको मिला है, तो प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। किसको मिला, कृष्णा को मिला। ये कितना विकेट लिए थे, 25 विकेट लिए थे, ठीक है। प्लेयर ऑफ द फाइनल वो बने हैं कुणाल पांड्या, जो थे आरसीबी के जो प्लेयर ऑफ द फाइनल में बने हैं, आरसीबी के कुणाल पांड्या बन गए थे। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। और कहता है कि आईपीएल का सबसे उभरता खिलाड़ी साई सुदर्शन थे। सबसे ज़्यादा चौका कौन मारा है, तो साई सुदर्शन मारा है। सबसे ज़्यादा छक्का निकोलसन पूरन मारा है, लखनऊ के था वो। अब फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है, चेन्नई सुपर किंग को दिया गया। आगे देखिए, राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में भारत में कहाँ उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है, तो हैदराबाद में। तो बोल रहा है कि देखो इधर एक फ्रांस है या अपना भारत है, फ्रांस की कंपनी कौन का नाम है, द डसॉल्ट, DASAULT, द डसॉल्ट। अब भारत का कौन है, टाटा एडवांस सिस्टम है। ये दोनों मिलकर कहाँ, हैदराबाद में अपना वो लगा रहा है प्लांट, ठीक है। इस जो बना रहा है प्लांट, इसमें कितना बनाया जाएगा, तो कहता है कि सौदे में 26 राफेल बनाया जाएगा। और कब तक बनाया जाएगा, 2028 से लेके 2030 तक के बीच में 26 बनाया जाएगा। और ठीक है, इसी एक बात और यही है कि हैदराबाद में ही, कहाँ, हैदराबाद में ही कहता है बोइंग, और एक जो अमेरिकन कंपनी का ना बोइंग नाम है, और TASL, ये दोनों कंपनी के बीच में जो है कि एक ये दोनों मिलके अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये भी बनाया जा रहा है। देखिए हैदराबाद में तो एक तो ये डसॉल्ट और टाटा है तो बना ही रहा है, और यही हैदराबाद में ही क्या हो रहा है, बोइंग कंपनी और TASL कंपनी, ये अमेरिकन कंपनी है, ये दोनों मिलके अपाचे हेलीकॉप्टर भी बना रहा है। कहाँ, हैदराबाद में ही बना रहा है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो एस महेंद्र देव को बनाया गया। किसे बनाया गया, एस महेंद्र देव को बनाया गया है, ठीक है। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद के नेतृत्व में विशेषज्ञों ने एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित क्या बनाई है, तो भेड़ का एक महत्वपूर्ण सफल जीन संपादित भेड़ बनाया है। तो ये शेर कश्मीर पंजाब कृषि विज्ञान है, इसने क्या बनाया, भेड़ को बनाया है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप की अवस्थिति किस महासागर में है, तो ये कहाँ है, आपका हिंद महासागर में है। तो एक यूनाइटेड किंगडम जो है वो चागोस द्वीप को यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस को दे दिया है। कितने सालों के लिए, 99 साल के लिए लीज पे, या लीज पे इसको कह सकते हैं, 99 साल के लीज पे दिया है, 99 साल के लिए। और लगभग $136 मिलियन हर साल, $136 मिलियन जो है हर साल, ये इसको मॉरिशस देगा, यूनाइटेड किंगडम को देगा। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को, ये पूर्व रक्षा सचिव जो थे वो क्या बन गए हैं, तो अब बन गए हैं UPSC का अध्यक्ष बन गए हैं। कौन, अजय कुमार बन गए हैं। ये पहले में क्या थे, तो ये पूर्व क्या थे, रक्षा सचिव थे, ये याद रखिएगा। ये पहले में क्या थे, रक्षा सचिव थे, अब वो UPSC के अध्यक्ष बन गए हैं। पाकिस्तान ने भारत में कई ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, और इस अभियान का नाम क्या रखा था, तो इस अभियान का नाम रखा था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। क्या नाम रखा है, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस नाम रखा था। कर्नल सोफिया कुरैशी
ने किसके संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो सोफिया कुरैशी के साथ कौन थे? व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी थे। आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 151 रैंक पे हम लोग आगे हैं। ये अच्छी बात है, हम लोग थोड़ा सा इसमें हुआ है। लास्ट 180 देश में सबसे लास्ट कौन है? तो इरिट्रिया जो है, इरिट्रिया सबसे लास्ट आया है, ये याद रखने की चीज़ है। और ये रिपोर्टर्स भी ये जो क्या, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में पहला एटीएम लगाया है? ट्रेन में एटीएम लगाया है पंचवटी एक्सप्रेस में। किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया कौन? मॉरिशस बन गया, अफ्रीकी देश है। मॉरिशस क्या है? मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है। वो हमारा सौर गठबंधन जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, वो इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। इसका गुरुग्राम में, हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर। उसमें कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर मॉरिशस हस्ताक्षर कर दिया, पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, इसकी जो ये ISA है, इसकी शुरुआत किया गया था भारत और फ्रांस के साथ शुरुआत किया गया था। कब? 2015 में शुरू किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया? तो ये बांग्लादेश कुछ समय पहले देखे थे बहुत उड़ रहा था, तो इसलिए ने कहता है कि सरकार ने इसको मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ से ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हमारे भारतीय हवाई अड्डा और बंदरगाहों का उपयोग करके आप वो नहीं भेज सकते हैं। आगे देखिए, भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर किसको दिया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी को। लिस्बन कहाँ की राजधानी? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को ये चीज़ दिया गया। ये लगभग 27 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति को ये पुर्तगाल का दौरा किए थे और उनको ये सम्मान दिया गया है। चौथा, भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्या है, कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। तो आप ये याद रखिए कि टाइगर ट्रम्प किसके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कितने नंबर का हुआ है? चौथे नंबर का हुआ है। और किया कहाँ गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। विशाखापट्टनम भी और बंगाल की खाड़ी में भी किया जाएगा। दोनों में, बंगाल की खाड़ी में भी है थोड़ा बहुत, तो दोनों कह सकते हैं इसमें। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो 25 का थीम क्या था? तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये था। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान की गई है? तो ये साधु भदेंद्र दास को प्रदान किया गया है। इनको दिया गया? साधु भदेंद्र दास को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो ये आर्टिकल क्या है? तो ये कौन सा है जो कि, तो ये आपका है आर्टिकल 23 का ए है। अब आपको हम ये बता दें कि आर्टिकल 22 क्या है। तो कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण है, आपको पता होगा। आर्टिकल जो 22 है तो कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22 में है। यहाँ पे 23 के ए में क्या है? तो कहता है कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाया जाएगा। फिर कहता है कि 23 के 2 में क्या दिया गया है? तो कहता है कि राज्य जो है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति और किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 23 में है। और आर्टिकल 24 आपको क्या है? तो कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है। मतलब कि जो ये 24 आर्टिकल है तो कहते हैं कि बालक जो है उसको कारखाना में काम नहीं कराया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाएगा? तो कहता है कि आप किस अधिकार से आप उस पर बैठे हैं, जिसे अधिकार परीक्षा जारी किया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। बात सही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करेगा तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाएगा। ये भी बात सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? दोनों का दोनों कथन सत्य है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो औपचारिक रूप से लागू कब किया गया था जी? तो 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है। अगर अगर कहता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? अंगीकृत किया गया था। अगर अंगीकृत किया गया था कब? तो अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और लागू किया गया था कब से? तो 26 जनवरी 1950 से। कौन सा कथन असत्य है वो देखते हैं। कहता है 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना। बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना था 1960 में। बात सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना। नहीं, ये बात गलत है। तो पहले बात है कि जो ये मणिपुर और ये जो मेघालय नहीं बल्कि त्रिपुरा, ये दोनों जो है ये दोनों एक साथ बना था 1972 में। तो मणिपुर और त्रिपुरा जो राज्य का जो अस्तित्व आया था 1972 में, मणिपुर और त्रिपुरा आया था, दोनों एक था, दोनों को बांट दिया गया था। और जो मेघालय जो था ये असम से टूटकर मेघालय बना है। किससे टूटकर बना था? असम से टूटकर मेघालय 1972 में ये भी बना है। दोनों इसी समय बना, लेकिन मणिपुर से त्रिपुरा बना था और असम और मेघालय दोनों बना था। बाकी नागालैंड का गठन 1963 में हुआ है। बात सही है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आया। ये भी बात सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में आया था। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये 1966 से 1977 तक और 80 से 84 तक प्रधानमंत्री रही है। बात सही है। क्या 66 से 77 और 80 से 84 इंदिरा गांधी की सरकार में शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था। ये भी बात सही है। उसके शुरुआती समय में पैसा गिर गया था, अवमूल्यन किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। हाँ, बात सही है। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश नहीं, सूचना मंत्रालय इनको था। क्या इनका था? सूचना मंत्रालय था इनका, विदेश मंत्रालय नहीं था। यही गलत है आपका। ठीक है। कि अवमूल्यन जो हुआ था, ये अवमूल्यन की बात करें तो ये अमेरिका के दबाव में हुआ था। अमेरिका के दबाव के कारण हुआ था ये अवमूल्यन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो अम्बेडकर जी तो थे ही भाई, अध्यक्ष तो यही थे। श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ये भी थे। पीएच मोदी जी नहीं थे। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर ये भी थे। तो अब ये थे। अब इसमें थे कौन कौन थे? तो एक तो आप याद रखिए कि अम्बेडकर साहब तो थे ही, अयंगर साहब तो थे ही, अय्यर साहब तो थे ही, और इसमें कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे। के.एम. मुंशी जी थे इसमें। और एक आदमी और थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ये दो आदमी और थे। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे, उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका मूल कर्तव्य में है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ये मूल कर्तव्य में है। मूल कर्तव्य पारित कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश था। समिति की सिफारिश पे शुरुआत में कितना जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्य थे। बाकी अभी वर्तमान में टोटल कितने? तो वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। एक बाद में जोड़ा गया था 0 से 6 बच्चों साल के 11वां जो है वो 0 से 6 साल के बच्चों को कहता है जो शिक्षा का जो अधिकार है सरकार का, राज्य का मतलब राज्य का ये कर्तव्य है। शिक्षा देने का राज्य का क्या है? कर्तव्य है। ये आपका 0 से 6 ये 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ये आपका पूरा याद बता दिए हम आपको। ठीक है। ये अगर बात करें तो मूल कर्तव्य किस में है? तो मूल कर्तव्य आपका भाग 4A में है, मूल कर्तव्य है। और ये अनुच्छेद अगर बात करें तो अनुच्छेद किस में है? तो 51 के A में है। कहाँ पे? 51 के A में है। 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान किस अनुच्छेद पर लागू किया गया है? 40वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है। तो 297 नंबर जो आर्टिकल था उस पर लागू किया गया था। ये देखिए, तो कहता है कि अर्थात इसमें 297 में जोड़ा गया A1, 2 और 3, ये तीनों पर लागू किया गया था 297 का। और इसमें अगर कहा जाता है कि इसमें हुआ क्या था, तो कहा जाता है कि प्रादेशिक जल सीमा, अगर इसमें क्या क्या था? प्रादेशिक जल सीमा और महाद्वीपीय मग्न तट
ये सब के बारे में कुछ मतलब संशोधन किया गया था। और ईजेड इकोनॉमी ईजेड जो होता है इसको कहते हैं आर्थिक क्षेत्र। ईजेड जो है इसको क्या फुल फॉर्म था यार, इकोनॉमिक जोन कुछ तो ऐसा है, भूल रहा हूँ मैं, आगे का ई का फॉर्म भूल रहा हूँ। ठीक है, जो भी होगा, तो ये सब किया गया था इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत में तो नए राज्यों का गठन है, राज्य के क्षेत्र का सीमा परिवर्तन है, राज्यों के सीमाओं का परिवर्तन है, राज्यसभा के सीट निर्धारण तो नहीं होगा। राज्यसभा का सीट निर्धारण आपके इस आर्टिकल में नहीं है। तो आर्टिकल 3 में जो आता है कि नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के परिवर्तन संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 3 में। तो होता है कि एक राज्य से क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों या कुछ हिस्सों को एकजुट करके एक नया राज्य तैयार कर सकता है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, सीमा को बदल सकता है और राज्य का नाम भी बदल सकता है। लेकिन राज्यसभा का सीट का निर्धारण इसमें नहीं है। ये अनुसूची आपका, अगर हम कहते हैं कि अनुसूची में कर ले, तो ये अनुसूची 4 में है। राज्यसभा का सीटों का जो बंटवारा है वो अनुसूची 4 में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कथन पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग के विकास पर ध्यान दिया था, बात सही है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, ये भी बात सही है। पीसी महानुलोविस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, भी बात सही है। तीनों की बात, तीनों सही है, तीनों सही है। ठीक है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से चला था? तो 1956 से लेकर 61 तक चला था। पहला कौन सा था? पहला 1951 से लेकर 1951 से लेकर 56 तक था, और 56 से लेकर 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था। भारत में समावेशी विकास का अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में था? तो समावेशी विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। और 11वीं पंचवर्षीय कब से सब था? 2007 से लेकर 2012 तक था। ये 11वीं था। हमारा टोटल कितना था? 12वां था, जो कि 12 जो था 2012 से लेकर 17 तक चलना था, लेकिन 2015 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया था। 2015 में ही ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें मुख्य जो था कि योजना का मुख्य उद्देश्य था कि तेज और अधिक समावेशी विकास को अपनाना था। तो इसका था तेज और अधिक समावेशी विकास, ये अपनाना था। नरेगा के बारे में कथन पर विचार कीजिए। इसे 2005 में अपनाया गया था, बात सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार देना था, यह भी बात सही है। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम दिया गया, तो नरेगा से मनरेगा किया गया था, ये भी बात सही है। इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है, ये भी बात सही है। तो चारों का चारों कथन इसमें सही है। नरेगा शुरू कब किया गया? 2005 में, और नाम बदलाया गया 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है? तो NSO, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो NSO के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये NSO जो है, इसका गठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और NSSO को मिलाकर किया गया है। तो NSO का जो है CSO प्लस NSSO, ये दोनों को मिला के बनाया गया है, NSO बनाया गया है। ठीक है, यह सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOPSI के तहत काम करता है। भारत में वित्तीय वर्ष अधिनियम कब से शुरू है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? बहुत गंदा कर दिया यहाँ पे। चलिए, हाँ, तो क्या बोल रहा है कि राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। तो एक समृद्धि है। अब 3 मूल उद्देश्य है कौन कौन? तो एक है क्या है? साम्य है, समृद्धि है, और एक और है आपका स्थिरता को प्राप्त करना। स्थिरता को प्राप्त करना, ये तीनों को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, राजकोषीय जो नीति हम लोग जो बनाते हैं उसका 3 मूल उद्देश्य है। तो पहला क्या है? साम्य, फिर समृद्धि और स्थिरता को प्राप्त करना, ये 3 है। तो इसमें समृद्धि ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कहता विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। चलिए, ठीक है, तो आप ये क्या दिया रखा है कि ट्रेन है एक समान त्वरण से, त्वरण मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, आपको याद पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन होता है। तो अब इसमें एक फार्मूला आपको, अगर 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो एक फार्मूला आपको जो हम बताते हैं कि S = क्या जानते हैं हम लोग? UT + ½ AT² जानते हैं फार्मूला। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला निकालते हैं, जानते हैं। तो यू मतलब क्या होगा, इनिशियल। तो इनिशियल में क्या था, विरामावस्था, तो यू तो आपका जीरो हो गया, तो टी तो फिर जीरो से मतलब जीरो हो जाएगा। हाफ ए का कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 हो जाएगा। टी टी कितना कितना मिनट चलती है, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, टी स्क्वायर है ना, तो 60 इंटू 60 स्क्वायर हो जाएगा। तो यही है आपका, तो 2 से 2 कट गया, तो बाका 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600। तो ये 3600 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3600 मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है। इनसैट के बारे में, ये मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, बात सही है। कहता है इनसैट श्रृंखला में यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया जाता है, हाँ, इसमें यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया था इनसैट में। ये संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, ये बात सही है। इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था, नहीं 1969 में नहीं हुआ था इसकी शुरुआत। तो आप ये इतना जान रहे कि जो इनसैट है वो है क्यों, तो ये मौसम के बारे में जानकारी देता है, आपका सूचना है, इसका संचार सूचना मौसम कैसा होगा उसके बारे में दिया है। और ये यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया जाता है श्रृंखला के लिए, यूरोपीय कंपनी के लिए। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाने पर जो बर्फ़ का जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपका। तो अब जो प्रेशर हम लोग बढ़ा रहे हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गलनांक मतलब क्या होता है कि गल जाना, तो बर्फ़ है तो वो गलने लगेगा। प्रेशर बढ़ा, देखिए आप इतना याद रखें कि आप प्रेशर बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, हीट बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका हीट बढ़ेगा, और जब ज़्यादा गर्म होगा तो जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघलेगा, तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा। आपको गर्म कीजिए तो जो बर्फ़ नॉर्मल गलना चाहिए उसमें अगर 1 घंटा लग रहा है, आप उसको गर्म करने लीजिएगा चूल्हे पे या फिर और कुछ तरीके से गर्म कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा कि 1 घंटे की जगह पे 30 मिनट में हो जाएगा। तो क्या है, उसका गलनांक कम हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। प्रेशर की अगर बात कर रहे हैं तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, अगर ऐसा यूनिट क्या होता है तो प्रेशर का एक पास्कल भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये याद रखिएगा। प्रेशर का पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है, ये याद पढ़िए। कहता है कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, कॉर्निया दोषपूर्ण हो जाती है, इसमें से कोई नहीं। अगर हम रेटिना की जब बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, जब रेटिना की बात कर रहे हैं तो रेटिना में एक्चुअली में होता क्या है वो समझिए। तो इसका जो पहला जो दिक्कत है रेटिना का, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बढ़िया से इसको। तो जो निकट दृष्टि दोष जो है इसमें, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, एक्चुअली में जो होता है वो हम आपको ये बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। हम आपको ये दोनों टॉपिक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये हम आपका आँख का ये जो डायग्राम बनाते हैं, ये आपका ये आपका लेंस हो गया, ये ऐसे हो गया, ये रेटिना हो गया। एक तरीके से थोड़ा बढ़िया से करना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो गया, ऐसा ही आपका आँख होता है। ये मान लीजिए कि आपका ये रेटिना है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पहले तो आपको इसको याद कैसे करना वो समझिए। निकट मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें नहीं दिखेगा। इसमें क्या होता है कि निकट की चीज़ें ही दिखेगा और दूर की चीज़ें नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा, नाम ही में इसका आंसर है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो आप लाइट जो आपकी आँख में जाता है तो वो जाके आपका एक्चुअली में जो होना चाहिए कि वो आपको ऐसे ऐसे करके ये रेटिना पे इसका पढ़ना चाहिए, इस रेटिना पे ऐसे पढ़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये रेटिना पे ना पढ़ के बल्कि आगे ही गिर जाता है, ये लाइट क्या हो जाता है, आगे गिर जाता है। यही इसका प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर क्या होगा कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होते हैं। सम्मुख मतलब सामने, तो इसके सामने ही, रेटिना के सामने गिर जाता है, यही इसका आंसर होगा। अच्छा, इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। तो जब ये कॉनकेव लेंस जो ऐसा जो होता है ये लगाते हैं तो ये क्या कहता है कि ये लाइट को एक जगह कर देता है। तो जो लाइट यहाँ से जो पहले जा रहा था, तो जो इधर पीछे जा रहा था, ये मतलब ये लाइट को क्या कहता है कि एक तरीके से फैला देता है। ये जो होता है, ये किरणा पे कहता है कि ये जो लाइट है जो यहाँ पे गिर रहा है, ये लाइट को फैला के ये यहाँ पे ले जाके ये इसको यहाँ पे गिरा देता है। ये यहाँ से जब लाइट जाएगा तो ये जाके इस यहाँ पे जो आ रहा है ये जाके इस पे गिरा देगा। तो ये इसका काम ये हो गया, ये याद रखिएगा। तो बाकी ये चीज़ हो गया। और
निकट दृष्टि दोष में कहता है जो लेंस की जो त्रिज्या है, ये जो लेंस है इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होता है कि त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाता है। इसे क्या देखो, क्या देखिए कम हो रहा है ना, फोकस दूरी क्या हो गया, कम हो गया। और कम हो जाता है, या इसको इससे भी कहा जाता है कि फोकस दूरी कम हो गया या क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कारण लेंस व रेटिना के बीच में दूरी बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया, इसके बीच में क्या हो गया, दूरी बढ़ गया, ये इसके बीच में दूरी बढ़ गया, इसी कारण ये दूरदृष्टि होता है। और अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात कर लें, मतलब कि दूरदृष्टि दोष में, तो इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में कि जो ये डायग्राम, जो लाइट जा रहा है वो इस पे ना बन के और इसके पीछे चल जाता है। क्या चलता है, ये आपके पीछे चल जाता है, यहाँ पे बनने लगता है। तो हम इसमें क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस लगाते हैं, और ये जो लाइट को क्या करता है, कॉन्केव लेंस जो है वो आपका ये लाइट को लेके जाता है और इसको इस पे गिरा देता है, यही इसका काम है, ये है। तो ये दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें लेंस की जो वक्रता है और त्रिज्या, ये फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें फोकस दूरी कम जा रहा था, इसके बीच में दूरी कम जा रहा था, और इसमें कहता है कि इसमें फोकस दूरी बढ़ जा रहा है, देखें ये ज़्यादा हो जा रहा है, और क्षमता कम जाती है, और ये बात हो गई। कहता है इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। नाइक्रोम का क्यों किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, नाइक्रोम की उच्च प्रतिरोधकता होती है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण नहीं गुजरता है। बात सही है, तीनों का तीनों सही इसमें है। तो बात ये हो गया, कोई एक छूट गया क्या है, हाँ बीच में एक सवाल छूट गया है, ये वाला। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, अभिसारता जो घटाई जा सकती है कैसे, अल्कोहल में डुबा कर। कहता है अभिसारता जो है घटाई जा सकती है किसमें, अल्कोहल में डुबाने पे अभिसारता कम हो जाएगा। बाकी अगर हम बताएं अवतल दर्पण का, जो अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है इसका कहता है कि जो फोकस दूरी होता है, फोकस जो दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर कॉन्वेक्स की बात कर ले तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें तो तीनों का तीनों सही है। और ये है कि गलनांक अधिक होता है, नाइक्रोम की बात कर रहा है ना, क्या किसकी बात कर, नाइक्रोम है। नाइक्रोम किसके मिलकर बना है, निकेल का मिलकर बना है और क्रोमियम के मिलकर बना है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है। और ऑक्सीकरण का मतलब हो गया कि ये जंग नहीं लगेगा इसमें, आपने इसमें जंग नहीं लगता, यही ऑक्सीकरण से मतलब यही हुआ। और इसकी अगर हम ये बात कर दे कि इसका जो गलनांक होता है लगभग कि 14, गलनांक कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस होता है नाइक्रोम का, कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बाकी आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, हाँ। निकाल की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। सभी का सभी गई है, कहता है सबका सही, सब सही है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता को माप है। तो कहता है कि कोई एक क्या है, परमाणु है, ठीक है, परमाणु ले लेते हैं, मान लें हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कहता है क्या लगा, वो क्षमता क्या है कि ऋणात्मक है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या होता है, तो निगेटिव मतलब कहता है कि ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करना चाहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं तो अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या आ जाएगा, Cl- बन जाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो Cl-2 हो जाएगा, इस तरीके से होता है। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करा जाता है। धातु को विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम सुनिए। विद्युत प्रतिरोधकता, तो आप कहता है कि प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो सबसे कम, आप इसे देखिए, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है। तो आप लोग पता है कि चांदी के बारे में जानते हैं कि चांदी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से प्रवाहित होता है, इसमें लॉस नहीं होता है। तो ये सबसे कम किस में लॉस होता है, तो सबसे कम होता है Ag में। Ag मतलब सिल्वर, तो सबसे कम तो यही है, आपको पता है। ये Ag सबसे ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे Ag ज़्यादा, सबसे कम इसमें होगा, तो आगे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, कहता है कि क्योंकि इसका प्रज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, प्रज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। तुरंत इसको बाहर निकालिएगा 30-32 डिग्री पे क्या होगा, ये जलने लगेगा। क्या हो जाएगा, 30-32 डिग्री पे ही क्या होता है, लगभग 30 से 35 डिग्री पे क्या होता है, ये जलने लगता है हवा से अभिक्रिया करके, ठीक है। और ये 3 तरीके का होता है, आपको पता होना चाहिए। ये श्वेत फास्फोरस, जो फास्फोरस है 3 तरीके का होता है, एक श्वेत वाइट होता है, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। तो अब जो हम लोग माचिस जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है। क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है, ठीक है, दिया सलाई में होता है। और काला वाला जो ब्लैक फास्फोरस है वो सबसे कम क्रियाशील होता है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलें क्या चीज़ की बनी होती है, तो प्लास्टिक की बोतल पॉलीथीन की बनी होती है। क्या चीज़ की बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है।
कोशिका के निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाता है? डाइजेस्टिव कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम कहलाता है। और लाइसोसोम को ही भी सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आपको पता होगा लाइसोसोम को क्या कहते हैं कि ये एक एकहरी झिल्ली वाला है, एकहरी झिल्ली है, और इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। और एकहरी झिल्ली है, इसको वो भी कहा जाता है आत्मघाती तैलीय सुसाइडल बैग। कोलेरन कायमा बना होता है, किसके बना होता है? मृदुतकों से बना होता है। कोलेन कायमा कैसे से बना होता है? मृदुतकों से बना होता है। ये कोलेन कायमा पौधा में पाए जाने वाला एक प्रकार का पैरेन कायमा टिश्यू है। ये कहाँ में? पौधा में, काची में पाता है। पौधा में क्या है? पैरेन कायमा टिश्यू है। क्या है? पैरेन कायमा टिश्यू है ये, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कोई ये इसमें क्या होता है? पैरेन कायमा में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। आगे पढ़िए। क्लोरेन कायमा जो है, इसका अगर और काम की बात करें तो ये काम क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करता है। तो ये क्या चीज़ का निर्माण करता है? स्टार्च का निर्माण भी क्लोरेन कायमा ही करता है। क्लोरेन कायमा क्या करता है? स्टार्च का निर्माण करता है। आगे देखिए, बहुत गंदा कर देते हैं लिखते लिखते। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? हार्मोन किसे माना गया? तो विटामिन डी को हार्मोन माना गया है, ठीक है। विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। विटामिन ए जो है वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल में ये अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो कि वसा में घुलनशील होता है। आपको पता है ADE ये जो चार है ये फैट में सोलूबल होता है। फैट में क्या होता है? सोलूबल होता है ADE तो ए भी है डी के, तो ये फैट में घुल जाता है। पादप में कैरोटीन रंजक में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। पादप का प्लांट जो होता है उसमें कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन में क्या होता है? विटामिन ए का संश्लेषण होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आपको पता है मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन हैं जो कि डी और ई जो विटामिन है, डी और ई है वो शरीर खुद बनाता है। शरीर में 2 विटामिन बनते हैं। और विटामिन सी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रखता है। तो शरीर में कौन कौन विटामिन बनता है? डी और ई शरीर के अंदर बनाया जाता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है? हैमर, एनाविल और स्टिपस। हैमर, एनाविल और स्टिपस, ठीक है। ये 3 हड्डी हैं, इसका नाम आपको याद रखिएगा। फीमर, हैमर, टिबिया ये पैर का हड्डी का नाम है। फिर रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना जो है आपका हाथ की हड्डी का नाम है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ें है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टिपस सबसे छोटी हड्डी का नाम है, ठीक है। शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा होता है। तो पेट से कौन सा एसिड निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है, पेट से निकलता है, उसकी बात कर रहा है, HCl है। बाकी अगर हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये ऑक्सीटोसिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है आपका। टेस्टोस्टेरोन आपका, तो भाई समझिए कि टेस्टोस्टेरोन है वो आपका वो है, क्या बोल सकते हैं उसको? टेस्टोस्टेरोन मतलब कि प्रजनन के लिए इम्पोर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। और पेप्सिन जो है, पेप्सिन की बात करते हैं तो ये गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं द्वारा जारी किया जाता है। इसे प्रोटीन को पाचन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित नहीं है कौन है? तो ये एड्स विषाणु से होता है, जुकाम भी होता है, डेंगू होता है। हैजा विषाणु से नहीं बल्कि क्या चीज़ होता है? ये जीवाणु से होता है। हैजा क्या चीज़ से होता है? आपका जीवाणु से होता है, ठीक है। हैजा होता है जीवाणु से होता है। और इसका मुख्य रूप से क्या कहता है कि विब्रियो कोलेरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा। हैजा जो है इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो विब्रियो कोलेरा, ठीक है। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वर्गित है, अंदर की ओर वर्गित है, इसका निर्मित दर्पण क्या कहलाता है? तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहता है? जो अंदर की तरफ होता है इसको अवतल कहते हैं, बाहर की तरफ जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको ये याद रखिएगा, अंदर की ओर अवतल दर्पण कहा जाता है। कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है प्रकाश को अभिसरित करने के लिए किया जाता है। मतलब एक जगह करने के लिए किया जाता है। इधर से लाइट जाएगा, इधर वापस आ जाएगा, अभिसरित करने के लिए किया जाता है। अब मिलाइए विटामिन और खनिज मिलान कीजिए। कमी से होने वाला रोग और विटामिन। तो स्कर्वी किसके होता है? विटामिन सी के कारण होता है। कहाँ गया विटामिन सी? स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है। घेंगा आयोडीन की कमी कारण होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी कारण होता है। एनीमिया आयरन की कमी कारण होता है। मिला लीजिएगा आप अपना। तत्व ए, बी और सी डेबोराइनर के त्रिंग के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है, सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार कितना होगा? तो जो होता है आप इसके बारे में समझिए कि ये होता क्या है। कहता है कि डेबोराइनर जो है होता क्या है? तो डेबोराइनर जो होता है कि
जो कहता है कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है दो अत्व तत्व के परमाणु भार का समानांतर माध्य होता है। मतलब समझिए कि ए है, बी है, यहाँ पे सी है, इसका परमाणु भार कितना है 40 है, इसका कितना है 137 है। ये भार की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की अगर बात कर ले उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, यही मध्य होता है। तो 177/2 हो जाएगा। इसको लगभग समझिए 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये हो गया। तो ये 88 लगभग आ जाएगा ना, मतलब इसके नज़दीक में तो 88 ही है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 88 तो वहीं रहा है। हाँ ठीक है। कहता है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वेद जोड़ उक्त होगा। इसका क्या होगा, वेद जोड़ उक्त होगा। मृग नयनी कौन सा समास है, तो मृग नयनी जो है कौन सा है, तो कहता है कि मृग नयनी जो है वो है कि कर्मधारण्य है। कर्मधारण्य मतलब होता क्या है, जिसमें कर्म पर पहला जो होता है, पहला पद है वो विशेषण होता है। कर्मधारण्य में जो पहला पद है वो क्या होता है, विशेषण होता है, पहला विशेषण होता है। और जो दूसरा जो होता है वो क्या होता है, विशेष होता है, विशेष होता है। तो मतलब क्या है, कर मृग नयनी मतलब क्या होगा कि मृग जैसा नयन, मृग जैसा नयन है वो हो गया। जैसे कि नील कमल की बात कर ले, क्या होता है नील कमल, तो नील कमल का मतलब क्या होता है, नील कमल का मतलब क्या होगा कि नीला है जो कमल, तो नीला क्या हो गया, नील कमल में नीला क्या हो गया आपका, हो गया विशेषण हो गया, और कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। कमल के बारे में विशेषता बता रहा है, नयन के बारे में विशेषता बता रहा है, वो मृग नयनी हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव तो कहता है कि वन शुड केप्ट वंस प्रॉमिस, तो इसका हो जाएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट। किसका क्या हो जाएगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट होगा। अब एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी एंडवर शब्द का विलोम क्या होगा, एंडवर, एंडवर का विलोम क्या होगा, एंडवर का होगा विलोम होगा इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी। पहले अब एंडवर मतलब क्या होता है कि उत्तेजित, काम करने के लिए बहुत तेजी। अगर इसका हम सिनोनिम्स की बात कर ले तो सिनोनिम्स क्या होता है, एम, इसका होता है इफोर्ट, इफर्ट, फिर होता है एंटरप्राइज, मतलब क्या है कि पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा है, कि आगे बढ़ने की बात कर रहा है। फिर अंडरटेकिंग, क्या ये क्या होगा, अंडरटेकिंग, ये सब पॉजिटिव चीज़ें, आगे बढ़ने की बात है, मेहनत करने की बात हो गया। और इसका विलोम क्या होता है, इनएक्टिविटी, मतलब कि सुस्त। फिर आइडलनेस, ये भी हो गया पैसिविटी, ये सब क्या है, सुस्त की बात कर रहा है, निगेटिव बात है। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो कांडला बंदरगाह है। आपको शुरुआत में बताया, सॉरी 13वां की बात हो रहा है ना, हम पहला की बात कर लिए। 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो बदावन बना है, ये है कहाँ, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। निम्न में से किसी आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहता है, हेनरी डरेजियो को, हेनरी डरेजियो को कहा जाता है। ये एक्चुअली में तो वो ये पुर्तगाली थे, लेकिन वो अपने आप को भारतीय मानते थे। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो कब किया गया था, 1950 में, जो संविधान लागू करने के उपलक्ष्य में इसका किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है, तो 23 अगस्त को मनाया गया था। चंद्रयान 3 के सफलता के रूप में 23 अगस्त को 2023 में मनाया गया, 23 अगस्त 2023 से शुरुआत की गई थी इसकी। और पहली बार मनाया कब गया था, तो पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार मनाया गया कब, 2024 में पहली बार मनाया गया, 23 अगस्त 2023 को ये वो किया गया था। भारतीय वायुसेना में कितने कमांड में विभाजित किया गया, भारतीय वायुसेना को तो 7 कमांड में विभाजित किया है। कितने कमांड में, 7 में, ठीक है। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, तो ये कब किया गया, 2021 में किया गया है। और 2025 में लगभग 4 लोगों को दिया गया है, ये याद रखिएगा, 4 लोगों को दिया गया है। आगे देखते हैं। अपहन लोक कला का संबंध किस राज्य से है, अपहन जो है ये कहाँ का है, बिहार का अपहन है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जनरेशन XYZ जो है वो किस किस का है,
तो अभी जेन जी के बारे में देख रहे थे, तो ये जेन जी क्या है, सी का 1 हो जाएगा। सी का 1997 से लेकर 2010 तक को जेन जी कहते हैं। एक्स कहते हैं वो 1965 से लेकर 1980 तक में एक्स था। बाई जो था 1981 से 86 तक था। ए का 2, बी का 4 और अल्फ़ा जो है 2010 से लेकर 24 तक अल्फ़ा था। और 2025 से क्या होगा, बीटा होगा, बीटा जनरेशन, जो मेघालय में पहला बच्चा जन्म लिया था, ये याद रखिएगा। अब ये मैथ है, 5-6 मैथ का सवाल है, वो चलिए बनाते हैं, कोशिश करेंगे सब आपको बना दें। पिछला बार छोड़ दिए थे तो लोग बोल रहे थे कि नहीं सोल्व करवा दीजिए, चलिए ठीक है सोल्व करते हैं। तो कहता है कि ये एक सीरीज दिया हुआ है 100 - x इतना माइनस, ये इसको इतना मान लीजिए, इसको ऐसे मान लीजिए और इसको ऐसे मान लीजिए। अब ये a² - b² के फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 100 + 99 a² फार्मूला क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो इतना और फिर 100 - 99 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, 98 + 97 और 98 - 97 हो जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है, ये 100 प्लस हो गया, ये 99 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का कोई महत्व नहीं है। फिर ये क्या बचेगा, तो फिर 98 + 97, फिर ये 1 आ गया, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं है। उसी तरीके से ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 12 और 11 आ जाएगा, तो 12 + 11 बचेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका एक AP बन गया ऐसा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका अगर फार्मूला की बात कर लें तो फार्मूला इसका ये होता है कि अगर सम निकालना है तो n/2 × a + l होता है फार्मूला, ठीक है। तो n कितना है, n कितनी संख्या है, 100 से लेके यहाँ तक 90 संख्या हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। a पहला संख्या 100 है, लास्ट संख्या कौन है, तो लास्ट वाला संख्या क्या है आपका 11 है, लास्ट वाला क्या है आपका 11 है। इसको काटिए, 45 हो गया, तो 45 × 111, ये ना हो गया, 45 × 111, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 का 5 और 45 और 5 49 का 9 कहते में 4, 45 है और फिर 4 49 का 9 कहते में 4 और 45 4 49 हो जाएगा। इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 49 55 आ जाएगा। तो 49 55 ऑप्शन है ना जी, हाँ है ये सी आंसर। प्रश्न चिन्ह की तरह कौन सा अंक आएगा, 7 × 13 का स्क्वायर 169, 9 × 2 11 का स्क्वायर 121, 9 × 7 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को 41% वोट प्राप्त हुए और 55-80 वोटों से हार गया। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, एकदम सिंपल वे में आपको बताते हैं। समझिए कि एक इलेक्शन हुआ है, 100% वोट पड़ा, इसको कितना मिला है, इसको मिला 41%, जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो कितना मिला होगा 59%, 59% मिला होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है 18% है, तो 18% बराबर कितना दे रखा है 55 88 दे रखा है, यही दे रखा है ना जी। इतने वोट से हारा ना, 18% से हारा है और इतना वोट है। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 55 88 × 100, इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, सोल्व करने के बाद आपका लगभग आ जाएगा। ये इसको काटिए तो ये लगभग 3 18 × 54 और 18 × 18 310 हज़ार है, तो 310 31,000 आंसर आ जाएगा। एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा कि वह मेरे पिता, कहता है कि जो तस्वीर है कहता है वह मेरे पिता के भाई कौन हो गए, पिता के भाई आपके चाचा जी हो गए, चाचा के पिता कौन हो गए, आपके दादा हो गए, दादा की पत्नी कोई आपकी दादी हो गई, दादी की बात कर रही है। तो होता है कि महिला विनीता से कैसे संबंध में है, तो दादी है, तो दादी लिखा है नहीं, पिता की माता, दादी कौन होती है आपके पिता की माता होती है, बात खत्म। कहता है HMLG सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, चलिए ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, लाइन नहीं बनाते हैं, ठीक है। कहता है GLH, जी जो है L और H के बीच में बैठा है, L और H के बीच में कौन बैठा हुआ है, G बैठा हुआ है। HM के दाएं चौथा है, जो H है वो M के 1 2 तीसरा चौथा है, M के दाएं चौथा है, तो M यहाँ पे है 1 2 3 दाएं चौथा हो गया। H के ठीक दाएं बैठा हुआ है, H के ठीक दाएं बैठा हुआ है। L और M के बीच में कौन बैठा हुआ है, L और M के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बचा कौन है इसमें, J बचा है, तो J आंसर हो जाएगा। बाकी मिश्र धातु A और B के तांबे जस्ते का अनुपात 3/4 है, ठीक है। A का क्या है 3/4 है और B का कितना है 5/9 है। फिर कहता है कि इसको चलिए इसको मान लेते हैं 3x और 4x मान लेते हैं, ठीक है। इसको 5x और 9x मान लेते हैं, ठीक है। आप समीकरण को मिलाने के लिए में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, तो 4 से तो 4 × 3 = 12x हो जाएगा और ये
4 चौका 16 एक्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसी तरीके से इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं मिलाने के लिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 3:1 करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई तो 5 या 15 एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 या 27 एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। तो कहता है कि नए जो अनुपात क्या आ गया, कहता है 12x + 15x जो हो गया इज इक्वल टू, कहता है कि 12x और 15x ये दोनों हो गया, और ये कितना होगा 16 + 27x हो जाएगा, बराबर क्या हो जा रहा है, तो 15 वाला कितना, ये 27x हो जाएगा और ये 43x हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। तो लगभग आपका पूरा ये हम एक सेट पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले दिन किसी एक और सेट को कंप्लीट करवा दीजिएगा। धन्यवाद।